वहीं श्लोक के घर में उसकी आंखें तो बंद थी, पर सपने में उसे वो दुनिया दिखी जिस दुनिया से आज तक श्लोक जुड़ा हुआ था। वो दुनिया जिसने श्लोक का आज और श्लोक दोनों को बदल रखा था। माँ, नज़ारा श्लोक के बचपन के घर का था। बरामदे में सर्दियों की खिली हुई धूप और उस बरामदे में बैठी अलका, हाथों में आलता लगाए, आंखों में काजल लगाए, माथे में लाल रंग की बिंदी लगाए अपने बच्चों के लिए आम काट रही थी। अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर 8 साल के श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खिलखिलाते हुए भागते हुए अपनी माँ के पास गया और तुरंत अलका को गले लगा लिया, मानो सालों बाद श्लोक ने अपनी माँ को गले लगाया हो। श्लोक ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप यहाँ कैसे? अब वापस आ गई? मैं कितने वक्त से आपको ढूंढ रहा था। अलका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तो यही थी, तू बस स्कूल गया था। और ये क्या हाल बना रखा है? कितने गंदे हो गए तुम्हारे कपड़े, जा नहा ले तुरंत। छोटा श्लोक तुरंत अपना बैग रखकर बाथरूम की तरफ भागा, पर उसे क्या पता था कि जैसे ही वो वापस आएगा उसके सामने एक ऐसा सच होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। छोटा श्लोक जैसे ही बाहर निकला वो भागते हुए अपनी माँ की तरफ आया। माँ, माँ! सामने अलका की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। वो जोर जोर से रोने लगा, पर जैसे ही उसने अपने सामने खड़े आदमी को चाकू के साथ देखा, श्लोक के होश ही उड़ गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि श्लोक के पिता थे। माँ! श्लोक एक तेज चीख के साथ उठा। उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उसने पानी का घूंट भरते हुए खुद को समझाया, मैं ठीक हूँ। तभी श्लोक को एक आवाज़ आई, किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। श्लोक ने एक बार घड़ी की तरफ देखा और फिर कहा, इतनी रात को कौन है यहाँ? श्लोक के कमरे के बाहर सिया खड़ी थी। सिया को देखकर श्लोक हैरान रह गया। व्हाट द हेल, तुम स्टॉक कर रही हो मुझे? सिया सीधे श्लोक के घर के अंदर जाते हुए बोली, ये रही आपकी ड्रेस, कर दी मैंने सिलाई, अब मुझे सेमिनार में आने दीजिए। श्लोक ने एक नज़र ड्रेस पर डाली और उसने सिया का हाथ गुस्से में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? सिया जैसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर वो कुछ कह नहीं पाई। श्लोक के इतने करीब होने से न जाने क्यों उसके दिमाग में बार बार उस रात के ख्याल क्यों आने लगे जब शादी की पहली रात वो उस अनजान शख्स को अभिमन्यु समझकर उसके करीब गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और श्लोक ने अपनी उंगली से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ये क्या? डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली? सिया ने अपनी आंखें खोली। दोनों को जैसे होश नहीं था कि दोनों इतने करीब हो सकते हैं। श्लोक सिया के और करीब आते हुए गुस्से में बोला, 4 लाख की ड्रेस बर्बाद करने के बाद उसमें 40 रुपए का फैब्रिक लगाकर तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? सिया ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, अब मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं उतने का ही फैब्रिक लाऊंगी ना। श्लोक ने सिया को खुद से दूर झटकते हुए कहा, तुम्हें सेमिनार में आना है ना, तो ठीक है, अब ये ड्रेस तुम ही बनाओगी और वो भी मेरे घर पर बैठकर। सिया हैरान रह गई। उसने कहा, 1 मिनट, मैं आपके घर में एक अनजान लड़की को अपने घर में बुलाने में आपको शर्म नहीं आती? श्लोक ने सिया को घूर कर देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जितना श्लोक सिया की तरफ कदम बढ़ाए, सिया उतने कदम पीछे लेती। अचानक से सिया के हाथों से लगकर एक फ्लावर बास जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी श्लोक ने उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, पर उसकी आंखें अभी भी सिया पर अटकी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारी आदत है बात नहीं सुनने की? श्लोक के इतने पास होकर सिया की सांसें एक बार फिर अटक गई थी। उसने श्लोक की आंखों में देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, देखिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। श्लोक ने अचानक से सिया का हाथ पकड़ा। न जाने क्यों सिया का हाथ पकड़ते ही श्लोक खुद को जैसे काबू न कर पा रहा हो। उसने सिया के चेहरे से बाल हटाए। श्लोक जानता था कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था, पर न जाने क्यों उसके करीब आते ही श्लोक खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस हॉल के पीछे एक रूम है, वहाँ सारे फैब्रिक मिल जाएंगे। सिया ने जैसे मन ही मन खुशी मनाई और साथ ही श्लोक को देखकर कहा, ठीक है। श्लोक वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपना फ़ोन टेबल पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया था। श्लोक ने जैसे ही फ़ोन उठाया और उस तस्वीर को देखा, तस्वीर देखकर श्लोक हैरान हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, पर साथ ही में एक अजीब सी उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो श्लोक के मन में बार बार एक सवाल पैदा कर रही थी।
क्या आखिर कोई ऐसा इंसान है जिसे उस अनजान लड़की के बारे में पता है, और अगर है तो वो कौन है? सिया की आवाज से श्लोक का ध्यान टूटा। आपने वो कपड़ा कहाँ रखा है? मुझे मिल नहीं रहा। सिया ने अचानक श्लोक के फोन की तरफ देखा, पर श्लोक ने तुरंत अपना फोन छुपाते हुए कहा, खुद ढूंढो, मुझे मत परेशान करना। श्लोक इतना कहकर उस कमरे से चला गया, पर अपने कमरे में वापस आने के बाद श्लोक ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। ये उस रात की तस्वीर थी, उस होटल के कमरे की तस्वीर, लेकिन इसमें श्लोक का चेहरा तो साफ था, पर उस लड़की का चेहरा साफ नहीं था। इस तस्वीर से श्लोक के कानों में उस लड़की की आहें गूंजने लगी। उस लड़की की खुशबू ने एक बार फिर श्लोक को घेर लिया। उसके दिल और दिमाग पर उस तस्वीर ने चंद पलों के लिए ऐसे काबू कर लिया था मानो श्लोक उसकी गिरफ्त में हो। अचानक से श्लोक को एक आवाज़ सुनाई दी, श्लोक। श्लोक जब पीछे मुड़ा, उसने देखा कि ठीक उसके सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भरा। उसे बाहों में भरते ही श्लोक को लगा जैसे उसकी बरसों की तलाश पूरी हो गई हो। श्लोक ने उसके होंठों को चूमना शुरू कर दिया। उस लड़की के हाथ श्लोक की गर्दन पर फेर रहे थे। उसकी की बाहों ने जैसे श्लोक के अंदर एक जान डाल दी थी। लेकिन तभी श्लोक का फोन बजा और अचानक से श्लोक अपनी सोच से बाहर आया। उसने खुद को काबू में किया और फोन उठाया। हेलो। श्लोक की आवाज में नरमी नहीं थी, पर फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, लगता है श्लोक साहब को हमारा तोहफा पसंद आया। श्लोक ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें उस रात के बारे में कैसे पता? फोन की दूसरी तरफ से उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आपकी इज्जत आपको बहुत प्यारी तो होगी सर। मार्केट में अगर आपका नाम बदनाम हुआ तो आपके बिजनेस का क्या होगा? और वान्या जी, वो उसे देखकर क्या सोचेंगी? श्लोक ने खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे नहीं सर, हम कैसे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं? बस आपको इतना बताना था कि ये तस्वीर शायद मेरे काम आ जाए, पर उससे पहले आप शायद इसे खरीद लें। श्लोक ने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फोन की दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, 6 लाख रुपए। अभी के लिए इतने काफी होंगे। श्लोक ने कहा, डील। इतना कहकर श्लोक ने फोन रख दिया, पर उस तस्वीर को दोबारा देखते हुए कहा, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। जहाँ श्लोक के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, वहीं कमरे में सिया ने अपना काम शुरू कर दिया था। पर तभी सिया को एहसास हुआ कि एक रात अगर वो श्लोक के घर पर रुकी तो बात का बतंगड़ बन सकता है। उसने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, मैं सुबह घर आ रही हूँ, प्रतीक्षा की तबीयत बहुत खराब है। सरला ने कहा, अरे अभी तो वो ठीक थी। सिया बोली, अब हो गई तबीयत खराब, अकेले छोड़कर कैसे आऊं? वैसे भी वो अकेली रहती है। सरला ने भी चुपचाप उसकी बात मान ली और सुबह आने के लिए कह दिया। काम करते करते कब रात से सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। पर सुबह श्लोक जब अपनी नींद से उठा, उसे कमरे से मशीन की खटखट की अभी भी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने एक बार झांक कर देखा तो कमरे के अंदर अभी भी सिया काम कर रही थी। ये देखकर श्लोक ने हैरानी से कहा, अजीब पागल लड़की है। श्लोक चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया ताकि फ्रेश हो सके। वहीं सिया अब थक कर निढाल हो चुकी थी। उसने कई बार इस ड्रेस की सिलाई खोलकर दोबारा सिलने की कोशिश की थी, लेकिन अब भी वो फिनिशिंग नहीं आई थी जो कठपुतली के कपड़े बनाने में आती थी। उसने कहा, बस अब मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है, मुझे चाय चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस दानव के घर की चाय पीकर तो जा ही सकती हूँ, अभी तक तो उठा नहीं होगा ये रावण। पर जैसे ही सिया कमरे से बाहर निकली, वो हैरान रह गई। किचन में पहले से श्लोक मौजूद था। श्लोक ने शर्ट नहीं पहनी थी। श्लोक किचन में अकेला खड़ा था। उसने अभी अभी कॉफी बनाई थी और मग उठाकर जैसे ही पीने के लिए पीछे मुड़ा, उसकी नज़र अचानक दरवाजे पर खड़ी सिया पर पड़ी। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। सिया ने श्लोक को देखकर चौंकते हुए झटपट अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और जल्दी से पलटी, लेकिन अगले ही पल वो सीधे श्लोक से टकरा गई। कॉफी का गर्म मग उसके हाथ से छूट गया और पूरा मग सिया के कपड़ों पर गिर गया। आह! सिया की चीख निकल गई। जला दिया आपने, गरम गरम कॉफी गिरा दी, और ऊपर से जब घर में एक लड़की हो तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए ना, ये क्या है? कौन ऐसे आधे कपड़े में घूमता है?
श्लोक थोड़ी देर उसे देखता है, उसकी बिखरी सांसें, भीगे कपड़े और बंद आंखें। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, ये मेरा घर है और मैं क्या पहनूं क्या नहीं ये मेरी मर्जी है। सिया आंखें बंद किए हुए ही पलटी और तेजी से निकलने लगी। कॉफी के कारण उसके बदन में जलन थी, वो उसे महसूस कर रही थी। लेकिन तभी श्लोक ने उसे धीरे से पीछे से रोक दिया। रुको। उसकी आवाज़ नर्म थी लेकिन असरदार। सिया का बदन थम गया, उसकी सांसें तेज हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले श्लोक ने बिना एक शब्द बोले पास आकर किचन में रखा पानी का भगोना उठाया और धीरे से उस पर उड़ेल दिया। पानी जैसे ही उसके शरीर से टकराया, सिया कांप गई। गर्मी और जलन का असर कुछ कम हुआ, लेकिन उसकी धड़कनें और बढ़ गईं। आखिर क्यों श्लोक ने सिया के ऊपर पानी डाला? और अब सिया इस हाल में अपने घर वापस कैसे जा पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।